आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने इतिहासकार, जिनकी देश दुनिया के इतिहासकारों, शोधार्थियों, पर्यटकों और जिज्ञासुओं तक में गूंज है। और वह स्वयं चलते फिरते शब्दकोश हैं। इतिहास की जितनी जानकारी उन्हें है, शायद उतना किसी और इतिहासकार को न हो। आज वे हमारे सामने एक ऐसे विषय को लेकर हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इतिहास के सदियों पुराने पन्नों में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी या त्रुटि रह गई है, जिसकी वजह से इतिहास के जो भी कालक्रम हैं, संवत हैं या और कोई ईस्वी हैं, उनके कालक्रमों की गणना में कहीं न कहीं कुछ अंतर आया है। और इस अंतर ने दुष्प्रभावित किया है पूरी दुनिया के कालक्रम को, इतिहास को, पंचांग को, पाठ्यक्रमों को। और इसे देखते हुए अगर अभी इसमें सुधार नहीं किया गया, इतिहास में कालक्रम की गणना के बारे में पुनर्लेखन नहीं किया गया, तो आने वाला समय हमें माफ नहीं करेगा और इतिहास विकृतियों के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा। हमारे साथ हैं श्री नंद किशोर शर्मा जी, 84 वर्षीय वयोवृद्ध इतिहासकार। श्री शर्मा जी पिछले कई दशकों से इतिहास, पुरातत्व और प्राच्य विद्याओं के विभिन्न आयामों को गहन दृष्टि से देखते रहे हैं। उनका लेखन रहा है और उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, जिन किताबों से देश और दुनिया के पर्यटक, इतिहासकार आज भी लाभान्वित हो रहे हैं। आज भी वे अहर्निश इतिहास के माध्यम से देश की सेवा में जुटे हुए हैं। आज उनसे चर्चा करते हैं इतिहास के उस रहस्य के बारे में जिसके रहते कालक्रम का इतिहास गड़बड़ा गया है। जैसलमेर में गड़ीसर झील के मुहाने आपका एक मरु सांस्कृतिक केंद्र है और वह एकल ऐसा केंद्र है जहां एक अकेले व्यक्ति ने अपने सृजन, मेधा, प्रज्ञा और गहन स्वाध्याय को लेकर एक नए संसार का सृजन कर लिया है। और आज वे चर्चा कर रहे हैं कुछ ऐसे विषयों पर, कई रहस्यों की परतें उघाड़ेंगे जिन्हें शायद इतिहासकार भी नहीं जानते। उन्होंने लिखा है भारतीय इतिहास में अनूठा संयोग। उनका जो विषय है, आज इस पर चर्चा करेंगे, वह है लोकतंत्री आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर विक्रम संवत 2000 वर्ष और युधिष्ठिर संवत अपने 5000 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। और इस मायने में यह अपने भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना होगी। आइए जानते हैं शर्मा जी क्या कहते हैं इतिहास के इस अनछुए पहलू के बारे में, और जिसे सुधारने की आवश्यकता है और सुधारा गया तब ही देश का भविष्य, आने वाली पीढ़ियां और पाठ्यक्रम से लेकर पंचांग तक में परिमार्जित हो सकेगा। सब कुछ बताएं सर। सर्वप्रथम मैं स्वतंत्रता संग्राम के देश को आज़ाद कराने वाले अमर शहीदों और सीमा की रक्षा में अपने प्राणों को निछावर करने वाले वीर सिपाहियों को तथा हमारे संविधान के निर्माताओं, नेताओं को नमन करता हूं और उसके साथ मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं भारत देश के पश्चिमी सीमा पर स्थित राजस्थान राज्य के जैसलमेर नगर का मूल निवासी हूं। जैसलमेर नगर आज सारे विश्व में प्रसिद्ध है और सारी दुनिया उसकी ओर आकर्षित हो रही है। ये आज़ादी से पहले ये चंद्रवंशी यादव भारतीयों का एक स्वतंत्र राज्य था। इसका इतिहास 1200 वर्ष से निरंतर मिलता आ रहा है। हमारे पूर्वजों ने पत्थरों पर इतिहास लिखा है और वह आज हमारे काल गणनाओं को सुविष्ट करने के लिए, अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाने के अंदर बड़ी सहायक है। भारत में ये एक अनूठा संयोग है
कि आज हम देश की लोकतंत्रीय भारत की 75वीं वर्षगांठ 2022 में मनाने जा रहे हैं। ये एक सुखद संयोग है कि इस वर्ष विक्रम संवत अपने 2000 वर्ष यानी दूसरी सहस्त्राब्दी पूर्ण करेगा तथा युधिष्ठिर संवत, जिसे हम कलयुगी संवत कहते हैं, वो अपने 5000 यानी 5वीं शताब्दी पूर्ण करेगा। इससे पहले हम लोगों को सबको ये जानना चाहिए कि हमारे देश में सबसे प्राचीन जो संवत है वह युधिष्ठिर संवत है, उसको कलयुगी संवत भी कहा जाता है। इसकी काल गणना 3044 से मानी जाती है और 3044 में आज जब हम 2078 जोड़ते हैं तो यह 3122 वर्ष हो जाते हैं। लेकिन इनमें ये 122 के अंतर क्यों आए, इस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने जो पत्थरों पर अभिलेख लिखे हैं, उन अभिलेखों में युधिष्ठिर संवत, विक्रम संवत, शक संवत तथा स्थानीय राजवंशों के द्वारा चलाए हुए संवतों का अभिलेख निरंतर 1212 से लगाकर देश की आज़ादी तक के क्रम से मिलते हैं। हमारे देश में मुख्य रूप से 3 संवत थे। पहला संवत युधिष्ठिर संवत था। वो युधिष्ठिर संवत की काल गणना से सारे ही संवत उसी सी काल गणना से जो है चलते हैं, जिसे मेल मिलाते हैं। युधिष्ठिर संवत की स्थापना 3044 में हुई और उसके 2966 वर्ष के बाद विक्रमादित्य हुए और विक्रमादित्य ने अपने नाम से एक नया संवत चलाया जो 57 विक्रम संवत का, उसमें शक और कंसों का 57 वर्ष का अंतर है, तो 57 वर्ष के अंदर यह संवत प्रारंभ हुआ। तो विक्रम संवत के 57 वर्ष के बाद शालीवान 78 वर्ष बाद में हुए और उन्होंने एक नया संवत शक संवत प्रारंभ किया। इस प्रकार विक्रम और शक का अंतर 57 प्लस 78 135 हो गया। हमारे इसके क्षेत्रों के अंदर जो अभिलेख उपलब्ध होते हैं, उन अभिलेखों में इन तीनों ही जो है संवतों का उल्लेख किया गया है। इस कारण से हमारे को इतिहास की काल गणना में बड़ी सहायक मिलती है। जब 2966 में विक्रम बैठे, उसके 57 वर्ष बाद 3022 में विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ और उसके 78 वर्ष बाद शालीवान संवत का उल्लेख हुआ। उसके अंदर हम जब जोड़ते हैं तो दोनों के अंदर 135 वर्ष का अंतर आता है और ये अंतर हमारे अभिलेखों में मिलता है। जैसलमेर में युधिष्ठिर संवत, शक संवत और विक्रम संवत तीनों के अभिलेखों के साथ स्थानीय तो राजाओं ने अपना राजवंश का संवत चलाया, उस भट्टिक संवत के भी उल्लेख हमारे अभिलेखों में मिलते हैं। जब इसकी हम काल गणना करते हैं तो उस काल गणना के अंदर बड़े अंतर आते हैं। कई गुत्थियां अनसुलझी रह जाती है, कई घटनाएं आगे पीछे हो जाती है। उस पर जब हम विचार करते हैं तो ये क्यों हमारे काल गणना में अंतर आया। जैसलमेर एक ऐसा राज्य है जहाँ पर भट्टिक संवत चलता था और भट्टिक संवत के काल गणना के कारण से नवीन इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को विक्रम संवत को 22 वर्ष आगे कर दिया और शक संवत को 22 वर्ष पीछे कर दिया, जिससे इतिहास की गुत्थियां अनसुलझी रह गई। कई घटनाएं मोहम्मद गजनवी की, मोहम्मद गौरी की परस्पर घटनाएं आपस में नहीं मिलने लगी। इसका मुख्य कारण क्या रहा कि हमारे प्रारंभ में जो संवत चलते थे वह संवत 100 वर्ष के अंतर से बदलते थे। इसका प्रमाण ये है कि जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर नड़ई मार्ग पर एक बैसाखी प्राचीन बौद्ध तीर्थ है। बुद्ध पूर्णिमा को यहाँ बड़ा मेला रहता है। वहाँ पर एक अभिलेख मिस्टर एंथोनी ओबेरॉय ने
जिसने क्रोनोलॉजी ऑफ थार करके एक पुस्तक लिखी है और उसने सैकड़ों यहाँ के अभिलेखों का संग्रह किया है। उसके संग्रह के अंदर उन्होंने लिखा है कि एक अभिलेख है जिसके अंदर साका 101 संमत 947 और सप्तम तिथि बुधवार, लेकिन जब उसने अधिकृत ज्योतिष के विद्वानों से उसकी कालगणना कराई, तिथियां और पंचांग को मिलाया तो वह मिला नहीं। जब उसने मेरे से संपर्क स्थापित किया, क्योंकि मैंने एक त्रिकूटगढ़ पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक के अंदर 22 वर्ष के अंतर को मैंने बताया था कि ये 100 वर्ष विक्रम संवत के शिलालेखों में 100 वर्ष घटा करके और उसको फिर आप उसमें शक में या ईस्वी में परिवर्तित कर देते हो तो ये तिथियां आपस में मिल जाएगी। तो उसने 947 में 100 घटाए, तो 100 घटाने पर ये 1047 में, क्योंकि वो 1047 का 1047 में 100 घटाए तो 947 आया और 947 में जब उसने शक और विक्रम के 78 वर्ष के अंतर को जोड़ा तो यह 1025 आया और 1025 में ये पंचांग परस्पर मिल गया। इसका उल्लेख उसने अपनी क्रोनोलॉजी थार के पुस्तक की पृष्ठ संख्या 15 पर किया है। इससे ये साबित होता है कि हमारे यहाँ संवत चलते थे वो 2 तरीके से चलते थे। जहाँ पर विक्रम और शक चलते थे, कहीं पर 135 वर्षों के अंतर से चलते थे और कहीं पर 100 वर्षों के अंतर से चलते थे। इसलिए जो हमारे क्षेत्र के अंदर संवत है उसके अंदर अभी मूल पसाव भाटियों का एक रुद्रवा के पास तालाब का अभिलेख मिला है, जिस अभिलेख के अंदर 3 संवतों का उल्लेख है, भट्टिक संवत, शक संवत और विक्रम संवत। जब उसकी हम काल गणना करते हैं तो ये भट्टिक संवत 680 वर्ष का अंतर आता है, तो शक संवत 135 वर्ष का अंतर आता है। इस प्रकार ये संवत जो है 646 भट्टिक संवत, शक संवत 1191 और विक्रम संवत 1326 उस पर उल्लेखित मिलता है। लेकिन यह पारंपरिक इतिहास में जैसलमेर में यह संवत 22 वर्ष आगे चला जाता है। 1326 में महारावल कर्ण राज करते थे, लेकिन महारावल कर्ण के समय के ताम्रपत्र यहाँ पूर्ण मिलते हैं। जब हम उसमें 22 घटाते हैं तो ये संवत 1304 आता है और इस प्रकार ये संवत जो जैसलमेर की नाम में गए हैं वो 22 वर्ष शक में विक्रम में आगे और विक्रम से शक 22 वर्ष पीछे चलता था। ये प्रमाणित हो गया है कि इस प्रकार की। उसी तरीके से जैसलमेर के दुर्ग में त्रिविक्रम के पास का एक अभिलेख है जो है 1418 और उसमें भट्टिक संवत लिखा हुआ है 738 और 738 में जब हम घटाते हैं तो 680 आता है। लेकिन 680 के अंदर ये मेल मिलाते हैं तो 1478 का और महारावल केहर का राज्य उस समय जैसलमेर के पारंपरिक इतिहासों में नहीं मिलता है। तो उसके लिए जब हम 1418 में शक संवत जो 100 वर्ष के अंतर से चलते थे उन 100 वर्ष को घटाते हैं तो ये संवत आता है 1318। 1318 में जब हम 78 वर्ष जोड़ते हैं शक और ईस्वी का अंतर जो मानते हैं तो ये 1396 होता है और इस 1396 में 22 वर्ष जोड़ने पर 1418 आता है। इस प्रकार जैसलमेर का इतिहास सही हो जाता है कि ये 22 वर्ष आगे चलते थे और पारंपरिक इतिहास 22 वर्ष पीछे चलता था। इसलिए जैसलमेर के गरीशर सरोवर की स्थापना 1396 और कहीं 1478 जो मिलती है उसका कारण ये है कि संवतों में और पारंपरिक इतिहास में 22 वर्ष का अंतर है। इसी तरह जब ये संवत 22 वर्ष का
चलता रहा। लेकिन जब अकबर ने ये देखा, अकबर मुगल काल के अंदर, कि इस कीमतों के अंदर तो फर्क है और हिजरी सम्मत आगे पीछे हो जाते हैं, तब उन्होंने दीन इलाही नाम से एक नया सम्मत चलाया और उसके अंदर हिजरी का सम्मत 500 वर्ष के अंतर से निर्धारित किया। तो आज जो हिजरी सम्मत 1442-43 चल रहा है, उसके हम 500 जोड़ते हैं तो यह 1942-43 आता है। वो शक सम्मत है और उस शक सम्मत में हम अगर 56 जोड़ेंगे तो वह 2020 आ जाएगा। लेकिन ये सम्मत जो है 500 वर्ष कैसे हुए? क्योंकि हमारा जो 78 वर्ष का शक सम्मत था, उस शक सम्मतों में इन्होंने 22 को घटा दिया और 22 को घटाने से जैसलमेर का इतिहास महारावल हर्राज के बाद जब मुगल शासकों का जैसलमेर से अच्छा संबंध रहा, उस समय 22 वर्ष का अंतर समाप्त हो गया और जैसलमेर के जो पारंपरिक इतिहास के हैं वो 22 वर्ष के बराबर हो गए। लेकिन जब हमारे देश में ईस्वी सन का प्रारंभ हुआ, क्योंकि ईस्वी सन जो है अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश में प्रारंभ किया गया है, तो अंग्रेजों ने जो हिजरी और शक सम्मत के 56 वर्ष को कहा था, उसी 56 वर्ष को उन्होंने अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। इसलिए जैसलमेर में तो क्या संपूर्ण भारत में हम जब 56 घटाते हैं विक्रम संवत में, तब ईस्वी सन आता है और इसी ईस्वी सन को लोगों ने स्वीकार कर लिया। इसलिए जैसलमेर की जो स्थापना है उसको 1212 में जो की हुई थी, उसके अंदर 56 घटा करके और उन्होंने 1156 कर दी। लेकिन जब हम उस पर विचार करते हैं कि जैसलमेर की स्थापना 1156 में कैसे होना संभव है, क्योंकि ईस्वी सन तो उस समय प्रचलित ही नहीं था, तो ये ईस्वी सन का उल्लेख कैसे हम कर सकते हैं? क्योंकि इसका कारण ये रहा कि हमने जो देश आज़ादी के बाद हमारे नए इतिहासकार हुए, उन्होंने उसकी काल गणना ईस्वी से प्रारंभ की, इसलिए यह काल और उलझ गया। जब हम जैसलमेर की स्थापना को देखते हैं तो 1212 में जब हम 100 वर्ष घटाते हैं और 100 वर्ष घटाकर उनके अंदर 78 शक सम्मत का अंतर जोड़ते हैं तो ये शक सम्मत 1190 आता है और जैसलमेर की स्थापना विक्रम संवत 1212 सावन सुदी 12 को होती है और उसमें 22 घटाने पर शक संवत 1109 को होती है, न कि 1178 को। क्योंकि ये जो है हमारे गजेटियर जैसे राजस्थान के जो है जैसलमेर के जो लिखे गए हैं पुराने, उनमें भी ये भूले रह गई। उन्होंने इसी के माध्यम से उसकी काल गणना की तो वो विरोधी भाषा बन गए। जब मोहम्मद गौरी ने अनिलवाड़ा पाटन पर चालुक्यों पर आक्रमण किया था तो उसमें ये लिखा है कि उस समय विजय राज के बाद रुद्रवा के शासक महारावल भोज 1178 में थे और उन्होंने ये भी लिखा है कि निश्चित रूप से उस समय मोहम्मद गौरी की विजय प्राप्त हुई थी और चालुक्यों की हार हुई थी। तो अगर यदि 1178 में भोज रुद्रवा का शासक था तो फिर 1156 में जैसलमेर की स्थापना कैसे संभव है? इस प्रकार हमारे इतिहास में 22 वर्षों का अंतर निरंतर चलता गया और अंग्रेजों के द्वारा जब ईस्वी सन को अंगीकार कर लिया गया और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब 1957 में जब संविधान समिति ने विक्रम संवत को मान्यता देने की सिफारिश की थी, लेकिन पंडित नेहरू ने उसको अंग्रेजी ईस्वी सन को मान्यता दिला दी और भारतीय अंकों की उपेक्षा कर अंग्रेजी अंकों की स्थापना कर दी, उसके अंदर शामिल कर दिया। इसलिए हमारा ये संवत बदल गया। अब प्रश्न ये आता है कि ये संवत जो है 3044 में जब हम 2078 जोड़ते हैं तो यह आता है 3122 और 3122 का अंतर ये आगे चलते थे 100 वर्ष 122 वर्ष आगे चलते थे।
शक संवत 100 वर्ष को पहले में प्रमाणित किया, 22 वर्ष आगे चलते थे। इसलिए 122 में 3122 में हम अगर घटाते हैं तो वह आता है 2000 वर्ष। 2103 से घटाने से वह आता है 2000। इस प्रकार 3022 में जो विक्रम संवत को प्रारंभ किया था, तो वो 3022 में 5000 जोड़ते हैं तो ये सही संवत आ जाता है कि 2022 का वर्ष हमारा युधिष्ठिर संवत 5000 वर्ष पूर्ण करेगा तथा विक्रम संवत 2000 वर्ष पूरा करेगा। ये एक सुखद संयोग है कि हम हमारी 75वीं वर्षगांठ पर एक प्राचीन संवतों का एक मिलन है, जो आने वाले इतिहासकारों के लिए एक चुनौती है। वो उसके ऊपर विचार करें, उनको सोचे कि हमारे देश के अंदर, ये इतिहास के अंदर जितनी काल गणना है के कारण जो अंतर आया है, जैसलमेर के इतिहास को उन्होंने इसी कारण से भ्रमित कर दिया क्योंकि 22 वर्ष के अंतर को उन्होंने भट्टिक संवतों के आधार पर और शक संवत के आधार पर जोड़कर जैसलमेर की स्थापना कई इतिहासकारों ने 1234 लिख दी और 1234 में 56 घटाकर 1178 कर दी, जो त्रुटिपूर्ण है। यहाँ तक कि हमारे पुरातत्ववेताओं ने जैसलमेर के दुर्ग के पास, सूर्य प्रोल के पास लगे शिलापट में भी जैसलमेर की स्थापना 1156 ईस्वी कर दी, जो त्रुटिपूर्ण और भ्रमित है। जैसलमेर की स्थापना विक्रम संवत 1212 शक संवत 1109 में सम्मानित होती है तथा ये सुखद संयोग है कि हमारा देश 5000 वर्ष युधिष्ठिर के पूर्ण करने जा रहा है और इसी तरह 2000 वर्ष जो है इसकी पूर्ण करने जा रहा है। अगर हम यदि इस काल गणनाओं को सही ढंग से इसको नहीं लिया तो ये सारे विश्व के, पूरे राजस्थान के राज्य को और उनके पाठ्यक्रमों को, ज्योतिष की काल गणनाओं को और सारे इतिहास को भ्रमित कर देगा और हमारा ये पूर्वजों के द्वारा लिखा हुआ शिलालेखों का प्रमाणित इतिहास है वो दूसरों के कहने के अनुसार ये भ्रमित हो जाएगा। इसी कारण से कई ऐसी गुत्थियां हैं जो अनसुलझी रह गई। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मोहम्मद गजनवी का आक्रमण 414 हिजरी संवत में हुआ है और वो हिजरी संवत 414 में जब हम 500 जोड़ते हैं तो वो आता है 914 और 914 में 100 वर्ष का अंतर है वो शक संवत और विक्रम संवत में, तो ये 1014 हो जाता है। इस प्रकार से ये तिथियां आगे पीछे होने से लोगों ने उसका इतिहास में उल्लेख भी नहीं किया कि ये जैसलमेर की पर मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ था या नहीं हुआ था। मोहम्मद गजनवी का आक्रमण जब हुआ था तब जैसलमेर के लुधरवा में महारावल मुंद और उसके लड़के वत्सराज राज कर रहे थे और उन्होंने संख्या थोड़ी थी, लेकिन मोहम्मद गजनवी के साहब ने उनको मुकाबला किया, लेकिन थोड़े व्यक्ति होने के कारण से वह हार गए। इस प्रकार ऐसी कई ऐसी गतियाँ हैं जो भट्टिक संवत, भट्टिका राज्य संस्कृति, हमारे देश में उच्च कोटि की संस्कृति रही, लेकिन वो इतिहास में स्थान इसलिए नहीं पा सकी कि उनके अंदर संवतों के मेल नहीं मिलने से जितने भी इतिहासकारों ने उनको इतिहास में स्थान ही नहीं दिया। जबकि वो ऐसी संस्कृति थी जो संस्कृति चंद्रवंशी यादव भाटियों की संस्कृति है, जो बनारस से, जिनकी पहली राजधानी थी काशी में जहाँ गंगा बहती थी, वहाँ पर चंद्रवंशियों की पहली राजधानी थी और चंद्रवंशियों में बुद्ध हुए और बुद्ध के ने ईला से शादी करके और सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों के मेल से एक यादव वंश की, यदु के नाम से यादव वंश की प्रगति चली और यादव वंश की 56वीं पीढ़ी में भगवान श्री कृष्ण हुए और उन्होंने कंस का नाश किया और वहाँ पर जो यादव संस्कृति थी वह चंद्रवंशी और सूर्यवंशियों के मेल से निर्मित थी, इसलिए उस संस्कृति को हम गंगा जमुना संस्कृति कहते हैं। जब कंस का नाश करने के बाद उसका जो ससुर जरासंध मगध के अंदर राज कर रहा था, वह निरंतर मथुरा पर आक्रमण करने लगा, तो अपने प्रजाजनों और यादवों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी नई राजधानी द्वारिका में स्थापित की
तो ये लोग मथुरा से द्वारिका चले गए और द्वारिका के बाद इन्होंने सरस्वती नदी के किनारे कई बड़े बड़े नगर और राज्य स्थापित किए और अंत में इस्लामी आक्रमणकारियों के समय अली वली खलीफे के द्वारा 86 हिजरी संवत 708 ईस्वी संवत में यह किरोर पर भारतीयों का राज छिन्न भिन्न कर दिया और मुसलमानों का पहला प्रेस खलीफों के अली वलीद खलीफ आज़ाद के द्वारा हुआ। उसके बाद सिंध क्षेत्र के अंदर जो दाहिर राज करता था उसने अरब के एक सेनापति मुक्सराय को अपना सेनापति बनाया था और वह मोहम्मद कासिम से मिल गया और उसने धोखे से दाहिर को मरवा दिया। इस प्रकार सिंध के क्षेत्र में मुसलमानों का राज्य हो गया और इस समय बौद्ध लोग वहाँ राज्य करते थे। बौद्ध धर्मावलंबी थे जो बिना लड़े ही उनके सामने आत्मसमर्पण कर देते थे और ये इस्लामी उसको कायरता समझते थे, उनका कत्लेआम कर देते थे, उनकी जाति अनजात कर देते थे, उनकी मठों को मस्जिदों में बदल देते थे, उनकी स्त्रियों का अपमान करते थे, कई पुरुषों को गुलाम बना देते थे। तो ऐसे समय में हमारी संस्कृति 100 वर्ष के लिए महाभारत काल से चली आई, एक बार रेगिस्तान के अंदर रुक गई। इस प्रकार ये महाभारत के काल की संस्कृति जो काशी से उठी, गंगा से जमुना में विकसित हुई और आकर सरस्वती के अंदर तिरोहित हो गई। ये उच्च कोटि की सभ्यता और संस्कृति जिसका भारतीय इतिहास में स्थान नहीं पा सके। क्यों स्थान नहीं पा सके? क्योंकि जिन्होंने जो लिखा उनके समतों की को अंदर उलझा दिया और इतिहास को उलझा दिया। लेकिन ये संस्कृति एक ऐसी संस्कृति थी जिस संस्कृति में धर्मनिरपेक्षता थी, समाज राज स्वतंत्र थे। इसके अंदर जैन भी राजा थे, बौद्ध भी थे, लोहाना शूद्र भी थे, वैश्य गुप्त भी थे और इसी तरह अन्य जो जातियों के लोग थे वो भी थे और जो हिंदुओं से बने मुसलमान थे वह भी इस भाटिका संगठन में शामिल थे। इसलिए ये भाटिका संगठन इतना विस्तृत हुआ कि इसकी सीमा अरब सागर से लगा करके चांबा कश्मीर के क्षेत्र तक फैल गई और इनका सिंध के अंदर ये सम्मा नाम से राज करते थे, जिनकी सम्मान जो पर राजधानी थी, अरोड़ पर राजधानी थी। दूसरी पंजाब में भाटिया के नाम से राज करते थे, जहाँ पर मुल्तान में राज थी और चांबा में भाइयत के नाम से जानी जाती थी। सिंध में भाटीपा, पंजाब में भाईयान भाटियान और चांबा खेत में भाइयत के नाम से जाने वाली एक विशाल संस्कृति जो 852 के आसपास पनपी थी और 1013 में मोहम्मद गजनवी के द्वारा ये नष्ट कर दी गई। लेकिन वहाँ की जनता, वहाँ के लोग, वहाँ की इस क्षेत्र की संस्कृति में अपने पूर्वजों को अनुभव को लेते हुए लोदरवा और जैसलमेर में आकर के बस गए। आज जैसलमेर जो संसार में एक उच्च कोटि की संस्कृति के नाम से, सुनहरे नगर के नाम से, गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, उसका मुख्य कारण है हमारे भारतीय संस्कृति की एक वो मिलन है जिसमें सनातन संस्कृति भी है, जिसमें बौद्ध संस्कृति भी है और जिसमें जैन संस्कृति भी है। इस प्रकार हमारा ये नगर एक मिश्रित भारतीय संस्कृति का एक सुनहरा नगर है जो आने वाले लोगों को देखने के लिए बरबस आकर्षित कर देता है। आज के इतिहासकारों से मैं अपील करता हूँ कि उनको इस्लाम के भारत में प्रवेश के बाद में जो भी इतिहास हमारा लिखा गया है उस इतिहास को पुनर्लेखन की आवश्यकता है, क्योंकि वो बहुत भ्रमित है और लोगों ने उनको अपने समतों को मिलाने के लिए और उन्होंने आज बाद के जो अंग्रेज़ों का उद्देश्य ये रहा कि भारतीयों का आर्यों को विदेशी बताना और मुस्लिम आक्रमणकारियों का ये रहा कि वहाँ पर जो है अपने मंदिरों को मिटाकर, संस्कृति को मिटाकर अपनी संस्कृति को कायम करना। इस प्रकार ये इतिहास की कड़ियाँ उलझी रह गई। लेकिन भाटिका संस्कृति जो 852 से 1013 तक चली थी, लेकिन वो भारतीय इतिहास का अध्याय नहीं बन सके।
क्योंकि उस समय न तो साधन थे और न प्रकार के इतिहासकार के पास सामग्री थी, तो उन्होंने अपने अनुमानित से इतिहास को लिखा और अनुमानित से इतिहास को लिखने के कारण इतिहास भ्रमित हो गया। लेकिन जो अंग्रेजों ने अरब यात्रियों का वृत्तांत लिखा, इलियट आदि ने उसका वृत्तांत लिखा, उन अरब यात्रियों ने उसके अंदर इस क्षेत्र के बलहारा राज्यों की, बलहारा भारतीयों के पूर्वज बालंद के वंश से ये बलहारा कहलाते हैं, और बलहारा भारतीयों की जो भारती का राजनीतिक संगठन बना, जो भाईपा संस्कृति बनी, उस संस्कृति को इतिहास में स्थान नहीं मिल पाया। और इस कारण से हम जैसलमेर नहीं पिछड़ा, बल्कि इससे सारा संपूर्ण विश्व प्रभावित हुआ है और इसके अंदर सारा भारत का प्रभाव हुआ है। और राजस्थान के राज्य में भी कई जगहों पर उनको लिखना पड़ा है, हीराचंद जी ओझा जैसे ने, कि यहाँ पर 100 वर्ष का जालोर के शासकों में इसमें अंतर है। और इसी कारण से हम पद्मनी जैसी कथाओं को इतिहास के अंदर स्थान नहीं प्राप्त कर सके, लोगों ने उसको उलझा दिया और इसे कई घटनाएं जो है वो इतिहास के अंदर उलझी गई। जो मुगल काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो अकबर की समय राजपूतों के लिए एक चैलेंज था कि उस समय उन्होंने, जब कोई भी राजपूत राजा शादी करता था तो उसकी पत्नी को 9 रोजा 9 दिन तक अकबर के हरम में रहना पड़ता था। इस हरम के प्रथा को कम कराने का श्रेय जैसलमेर के भाटी महाराज भीम को है। भीम का विवाह बीकानेर में फूल कंवर के साथ हुआ था और फूल कंवर के डोले की जगह, फूल कंवर की जगह खुद जाकर के उसके अंदर बैठ गया। और जब अकबर ने उस डोले को खोला तो उसके अंदर वह छुरा लेकर के उसके गले पर बैठ गया और वो घबराने लगा और कांपने लगा और उसने क्षमा याचना की कि आज से मैं इस 9 रोजे की प्रथा को समाप्त करता हूँ। और इसलिए वो केवल मात्र साहित्य के दोहे के रूप में बन गई, जो कि बीकानेर के कवि पृथ्वीराज ने लिखा है कि भाटी भीम छोड़ाए दी 9 रोजा नारी, और राजा सहारे कर मेले दारी, भाटी भीम छुड़ाए दी 9 रोजा नारी। इस प्रकार की कई घटनाएं, क्योंकि इतिहासकार जो हमारे थे वो राजाओं के टाइम राजाओं की गिला नहीं कर सकते थे, मुगलों के टाइम मुगलों की कोई कमियों को बता नहीं सकते थे, बल्कि उनको हार को भी जीत में बताते थे। यही अंग्रेज़ों का समय था कि अंग्रेज़ों की बिना स्वीकृति के कोई भी इतिहासकार पुस्तक नहीं प्रकाशित कर सकता था। इसलिए हमारे लक्ष्मीचंद जी सहयोग ने जो तारीख लिखी नस्मल जी से, वो अंग्रेज़ों से स्वीकृति से लेकर के और उस इतिहास को बनाई, लेकिन उसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ एक भी लाइन उसके अंदर आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह मुगलों के इतिहास में भी मुगलों के बारे में कोई उसके अंदर उल्लेख नहीं करेगी, जबकि यहाँ के ताम्रपत्र, यहाँ के सिक्के, यहाँ के पट्टे, यहाँ के परमाणे सारे इतिहास को स्वयं उजागर करते हैं और वह स्वयं बोलते हैं कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली है, जिस पर आने वाली पीढ़ियाँ गर्व करेगी।